नमस्कार, मैं शशिधर कुमार आप सबके बीच में कुछ कहने आया हूँ और लगातार कई सारी चीज़ें चलती रहती है, सामाजिक लोगों से बातचीत होती है, उसके बारे में चर्चाएँ होती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी चर्चा आप लोगों के बीच में रखना चाहिए। इसी कड़ी में क्या होता है कि लोग चीज़ों को समझते, मैं भी समझता हूँ। जब लोग कमेंट करते हैं उसको उस नज़र से देखना पड़ता है कि सामने वाले ने जो कमेंट किया है कि उसको किस नज़र से देखा जाना चाहिए। तो मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया, तो ठीक है, कमेंट आना अच्छी बात है, उसमें पॉज़िटिव भी होती है जो मुझे डायरेक्ट सीखने को अच्छा लगता है कि हाँ। और कुछ नेगेटिव होती है, वहाँ से भी आप अगर कुछ लेना चाहें तो मिल जाती है चीज़ें सीखने को। एटलीस्ट सीखने के क्रम में तो आदमी को सीखना ही चाहिए। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चूँकि जातिगत चीज़ों के बारे में बातचीत होती रहती है तो लोगों को चर्चा करना भी चाहिए। आज ही किसी बंधु ने फ़ोन किया था कि जो है आपका जो एक पॉइंट रहता है हमेशा हर चीज़ को लेके कि मतलब जातिगत संगठनों में कि हम जागरूक नहीं कर पा रहे हैं अपने लोगों को। जागरूकता जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रेनिंग की ख़ास करके जो संगठन में काम करते हैं उनके लोगों को ज़रूरत है कि क्योंकि होता क्या है कि वो लिखने को कुछ भी लिख देते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि ये इस एक लाइन से, इस एक पंक्ति से किसी का दिल भी दुख सकता है और मैं जो लिख रहा हूँ उसमें कितनी त्रुटियाँ हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि त्रुटियाँ नहीं होती है लोगों की, लेकिन कम से कम आप सही तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि आप जो लिख रहे हैं, जो संदेश दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं, वो सही तरीके से लिखा जाना चाहिए। मैं कई ऐसे कमेंट पढ़ता हूँ जो समझ नहीं आता है कि वो किस माइंडसेट में लिखा जाता है। और एक तो पहली बात त्रुटियाँ तो इतनी होती है कि आप उसको समझ नहीं पाएँगे कि लिखा क्या है। आखिर शब्दों का मज़मून भी तो होना चाहिए ना कि शब्द क्या कह रहा है, मुझे भी तो पता होना चाहिए। आपने अपनी मर्ज़ी से लिख दिया, आपकी क्या है, नहीं है, मुझे नहीं जानकारी। लेकिन मैं उस चीज़ को लेके मैं उस चीज़ को पढ़ के समझने लायक हूँ या नहीं हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए साफ-साफ हिंदी में लिखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप पोस्ट कर देते हैं तो कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें उसको और उसके बाद भी एडिट किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि एडिट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है तो बेहतर है कि कमेंट पोस्ट करने से पहले उसको 2 बार ज़रूर पढ़ें ताकि सामने वाले को समझने में कठिनाई ना हो। क्योंकि आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो एज़ इट इज़ मैसेज अगर सामने तक नहीं पहुंच रहा है तो जो दिक्कत है, जो मैं कह रहा हूँ कि जो समझने की ज़रूरत है, जो हमारे संगठन के जो लोग हैं उनको जो समझने की आवश्यकता है अपने मैसेज को, अपने संदेश को सामने वाले तक पहुँचाने की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर आपका मैसेज ही सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है तो कहीं न कहीं दिक्कत है आपके लिखने में, आपको दोबारा उस चीज़ को सोचना पड़ेगा। और हमारे समाज के क्या हैं कि पदाधिकारी, आपको पता है मैं बार-बार यही बोलता हूँ कि एक ही तरफ के लोग हैं वो, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के लोग हैं और उनको लगता है कि हम सबसे बड़े जो है पुरोधा हैं, तो हम जो लिख रहे हैं कि वही सत्य होगा। ऐसा नहीं है। आपकी तो मैं अगर दरभंगा, मधुबनी के लोगों की बात करता हूँ तो उन लोगों को इस बात का बुरा लग जाता है कि मैथिली को लेके हम विरोध करते हैं। हम मेरा किसी भी भाषा या बोली को लेके कभी विरोध नहीं रहा। विरोध रहा उस चीज़ को लेके जब लोग उसको अपनी बपौती समझने लगते। मैथिली जो है एक खास जाति की बपौती नहीं है। मैथिली उस पूरे रीजन में जो लोग हैं वो सारी जाति, धर्म के बिना जो उस पूरे क्षेत्र में रहते हैं, जो परिक्षेत्र में रहते हैं उस तरीके के लोग सब मैथिली बोलते हैं। हाँ, मैथिली बोलने का तरीका अलग-अलग होता है। ये मैंने पहले भी कहा था कि ग्रियर्सन के हिसाब से जो भारत के, मैं मानता हूँ, मैं क्या बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप भाषा या लिपि या साहित्य पे मतलब
ग्रामेटिकल चीज़ों पे, भाषा पे, लिपियों पे अगर काम कर रहे हैं, अगर आप क्रिएशन को नहीं पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि आप कहीं न कहीं गलत कोट कर देंगे। तो मैं उस हिसाब से उनको बहुत बड़ा जो है मानता हूँ भारतीय संदर्भ में। तो मेरे पास पूरी की पूरी बिहार वाला जो संदर्भ है उसके हिसाब से किताब है, तो मैंने उसके बारे में भी बोला था कि मैथिली 2 तरीके की होती है बिहार में। एक बोलने वाली भी है, लिखने वाली भी, दोनों 2 तरह की है। अब एक तो है जो अपर कास्ट वाले जो बोलते हैं, उनकी मैथिली अलग है, उनकी लिखने की शैली भी मैथिली अलग है। और जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं, उनकी लिखने की मैथिली अलग है, बोलने की मैथिली अलग है। ये ग्रियर्सन बोल के गए हैं, वो ग्रियर्सन ने लिखा भी है उस किताब में। तो मैं डिनाई करूँ, ना करूँ, या बोलूँ, ना बोलूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप डिनाई कर सकते हैं, मैं पढ़ा हूँ तो मैं डिनाई नहीं कर सकता इस चीज़ को। वो हिस्टोरिकली जो है एक फैक्ट है, और ये पूरे हमारे समाज के भी लोगों को समझना चाहिए। मैं मैथिली का विरोध नहीं करता, मैथिली पे जो लोग बपोती समझते हैं अपनी, उनका विरोध है। मैथिली सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, मैथिली पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों की है। भले वो दूसरी तरीके से लिखते हो या तीसरी तरीके से लिखते हो, उसका कोई उससे कंपैरिजन नहीं है ना? तो एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ है कि जो अपने समाज के लोग हैं वो इन चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्मता से समझने पे जो है नाकाबिल हैं, खास करके संगठन चलाने वाले लोग। मेरा किसी भी संगठन से कोई डायरेक्टली विरोध नहीं है, मैं बाहर संगठन के लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत होना सब कुछ होता है। बुलाते हैं, मैं जाता भी हूँ और इनके सम्मेलनों में भी जाता हूँ, वहाँ बातचीत करने अगर मेरी बात रखने देते हैं समय तो मैं रखता भी हूँ अपनी तरफ से। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, चूँकि अपने समाज का संगठन है तो विरोध होना ना होना अलग बात है। लेकिन संगठन का अगर काम है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहुँची है तो मुझे लगता है कि जाना चाहिए। मैं जाने का प्रयास भी करता हूँ अगर समय मिल जाता है तो, दिल्ली एनसीआर में रहते हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, हमारे लोगों को ट्रेनिंग की निहायत ही आवश्यकता है। ट्रेनिंग दोनों तरीके से होनी चाहिए। जो आम लोग भी अपने आप को समझते हैं कि मेरे पास बहुत जानकारी है, सामाजिक सेवा हमने की है इतनी तरीके से, तो आपने समाज के बीच में आप गए, आप काम किए, मानता हूँ मैं। लेकिन लोग तो दशकों से करे जा रहे हैं, लोग तो दशकों से करे जा रहे हैं ना। 77-78 से संगठन बन के चला आ रहा है, उसके नाम को भी लोग आज ढोड़ हैं। लेकिन उन लोगों ने अपनी तरफ से कितना भी काम किया, लेकिन रामफल मंडल को जन जन तक तो नहीं पहुंचा पाए ना। आज बिहार का कोई धानुक ऐसा नहीं होगा जो सोशल मीडिया पे है, और वैसे भी संगठन से, किसी संगठन से जुड़ा है, अगर अपने धानुक समाज के संगठन से जुड़ा है और सोशल मीडिया पे है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास जो है रामफल मंडल की जानकारी नहीं होगी। यही 2013-14 तक तो नहीं थी हम सबके बीच में। मैंने जब धानुक.com बनाया था 2005 में, हाँ 2005 या 7 में, तो उस समय धानुक एक शब्द भी अगर आप गूगल पर डाल देते तो धानुक शब्द के बारे में कोई जानकारी नहीं थी पूरे गूगल वर्ल्ड पे। लेकिन धीरे धीरे करके इंटरनेट बढ़ा, इंटरनेट की स्पीड बढ़ी, तब तो हमारे घर पे भी इंटरनेट बड़ा स्लो था। हम 128 kbps पे जो है इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, वो भी इतना महंगा। 3 GB का डेटा हम इस्तेमाल करते थे, महीने का था कोटा हमारा, तकरीबन 1200-1300 रुपये टैक्स लगा के हम भरते थे। तो ये तो हमारी स्थिति थी। आज की तारीख में आप देख लीजिए, नॉर्मल वाईफाई लगाइए 400-500 रुपये में एयरटेल भी दे देता है 40 Mbps की स्पीड। अब वहाँ हम kbps की स्पीड में थे, तो हमें ऑफिस से काम करना होता। लेकिन चूँकि हमारे ऑफिस के बंदे के साथ इस तरीके से ट्यून अप था कि हम कुछ ना कुछ कर लेते थे, तो मेरे धानुक.com जो साइट बनी, मेरी पहली जो ऑफिस थी, और दूसरी ऑफिस जो बनी, मैंने वहाँ से समय निकाला, जो मेरा लंच टाइम होता था 1 घंटे का, उसमें मैंने जो है 15 मिनट में लंच करना चालू किया, पौने घंटे में उस पर समय देता था। क्यों देता था? मुझे पता था कि आज न कल जो है, जब ये गूगल हर व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट के माध्यम से पहुंचेगा, तो किसी न किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए।
और वो हुआ भी। और आज की तारीख में आप देख लीजिए कितनी जल्दी कितनी तरीके से स्प्रेड होता है, वायरल भी चीज़ें होती है। कल कोई किसी ने वीडियो बनाया है, आज भी किसी ने वीडियो बनाया, अभी तक जो है वो वायरल हो चुका होगा, हो भी रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे की टांग खिंचाई पे ज़्यादा जो है फोकस कर पा रहे हैं। हम उन कामों को नहीं कर पा रहे हैं जिस काम से वाकई में समाज की जो है उत्थान हो सकती है। जैसे पहली बात तो मेरी जागरूकता रहती है, उस पर किसी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा है। विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो लोग हैं, अगर आप उनके पदाधिकारियों को भी किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछें तो उनके पास जानकारी नहीं होती है। वो मुंह ताक रहे होते हैं दूसरे की तरफ कि वो जवाब देगा इसका। संगठन में जब सम्मेलन होता है, जब बैठकी होती है, तो लोग खड़े होकर 5 मिनट ढंग से बात नहीं कर पाते, फंबल करते हैं, शब्द सही नहीं आ पाते हैं, गलत तरीके से समाज का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको मिलकर बैठ के करना चाहिए। शिक्षा एक अहम मुद्दा है जिस पे काम करना चाहिए हर सामाजिक जातीय अपने जाति के संगठन को। अब शिक्षा पे तो अलग अलग तरीके से काम किया जा सकता है। कोई लोग शिक्षा को वैसे ही समझते हैं कि हाँ, हमने 10वीं और 12वीं में जो है हम बच्चे अच्छे नंबर लेके आ गए, उसको हमने पुरस्कृत कर दिया, तो जो है वो हमारा शिक्षा पे काम हो गया। वो शिक्षा पे काम नहीं है आपका। शिक्षा मतलब बहुत सारा चीज़ होता है। उसका मैंने एलेबोरेटेड वर्जन जो है 2014-15 में डाला था मेरे ख्याल से फेसबुक पे, कि कैसे इसको जो है एक माध्यम बना के जन जन तक बच्चों तक पहुंचा जा सकता है। हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या हुआ कि 2017 के बाद 2018 में जब पहली संगठन बनी थी, उस संगठन को बनाने में हमारे साथ ही वो सारे लोग थे, अखिल भारतीय धार्मिक एकता महासंघ नाम से। वो दिल्ली एनसीआर में सारे मेरे साथ ही काम करने वाले लोग थे। उन लोगों ने संगठन बना लिया, मुझे मतलब पता भी नहीं चला, और उन्होंने अपना संगठन बना लिया। जिनको भी जो बनना था उसमें मुझे कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, संगठन बनाया। लेकिन कम से कम मेरा ये है कि उनके पास एक व्यू था, एक स्कोप था कि किस ओर बढ़ना है। लेकिन आज आप देख लीजिए 8 साल हो गया और संगठन टूटते टूटते कितने सारे संगठन बन गए उसी संगठन से टूटते टूटते। आज स्थिति इतनी है कि उस संगठन में अगर आप देखें तो काम करने के लायक, अगर आप बताने के लायक आप बात करें, तो मैं इस बात का भी विरोध करता रहा हूँ कि बाढ़ पीड़ितों की सेवा करनी है, ब्लड डोनेट करना है। ये एक जातीय संगठन का काम नहीं है। जातीय संगठन का काम पूरी तरीके से जागरूकता पे होना चाहिए, दूसरी शिक्षा पे होनी चाहिए, और राजनीतिक तौर पे आप शिक्षित करें लोगों को, सामाजिक तौर पे शिक्षित करें। मतलब घुमा फिरा के बात वही जागरूकता और शिक्षा पे ही आ जाती है। जातीय संगठनों का यही काम है, तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आप अपनी जाति का उत्थान कर पाएंगे। नहीं तो हो क्या रहा है, हम आज ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। वो बेसिकली अगर आप देखें तो वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो स्वयं सेवी संस्थाएं होती हैं, उनके लिए वो काम है। वो करते भी हैं, वो करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में अगर बाढ़ आ गया तो संघ संस्थाएं है ही नहीं काम करने के लिए। आप उनको पकड़िए, ऐसे लोग हैं हर जगह मिल जाते हैं, उनको आप पकड़िए, आप अपने इलाके में उनसे काम करवाइए, काम करेंगे लोग। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम क्यों कूद पड़ते हैं उन कामों को करने के लिए। कहीं ना कहीं यह हमारी और दूरदर्शिता बताती है कि हम जो है जाति का उत्थान कैसे हो, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नियम कायदा किसी तरीके का हमने बैठ के जो है विचार नहीं किया इसके बारे में कि ये कैसे आगे बढ़े, कैसे हम इस पर काम करें और अच्छा हो। इसके बारे में बात करने की आवश्यकता है, ये हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न बस एक ही है कि हम करना क्या चाहते हैं। हमारा जो पॉइंट है कि हम करना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क, वो हम नहीं सोच पा रहे हैं। वो सोचने की ज़रूरत है, और वो इसलिए सोचने की ज़रूरत है ताकि आप समाज के लिए जो है उत्थान में काम करना चाहते हैं, उसके लिए यह क्वेश्चन मार्क का आंसर ढूंढना है आपने। और क्वेश्चन मार्क का आंसर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यह बहुत बड़ी विडंबना है। और यह विडंबना इसलिए है क्योंकि जो संगठन चलाने वाले लोग हैं
वो इन चीज़ों के बारे में गंभीरता से नहीं सोच पा रहे। तो ये जो गंभीरता से सोचने की प्रवृत्ति होगी, यह आपके अंदर तभी आएगी जब आप उसको उस नज़रिए से देखेंगे, निस्वार्थ भाव से देखेंगे। मैं इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ तो लोगों को दिक्कत होती है। मैं किसी संगठन का नाम अभी तक इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि मुझे लेने की आवश्यकता नहीं थी। आज मैं सोच रहा हूँ कि ले लेता हूँ नाम, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बन पड़ी थी कि एक संगठन तैयार हुआ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे क्यों नहीं लिया, ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि अगर आप संगठन में ऐसे लोगों को अंदर में नहीं रखेंगे जो इस तरीके की बातों को खुल के, मुझे पता है, मुझे जो दरभंगा मधुबनी वाले संगठन है वो क्यों अपने साथ नहीं रख सकते, नहीं न रखना चाहते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं कहता हूँ कि पूरे भारत में धानुक धानक धान का एक है। पूरे भारत में धानक धान का धानुक तीनों एक ही जाति की सब कैटेगरीज है, तीनों अलग अलग नामों से अलग अलग प्रांतों में जानी जाती है। इसी वजह से दरभंगा मधुबनी वाली जितनी संस्थाएं, खास करके बाकी बिहार के भी और भी संस्थाएं मेरे साथ नहीं चलना चाहती है। ये उनकी एक मजबूरी है। मुझे पता है कि क्यों मजबूरी है। एक पर्टिकुलर पार्टी के समर्थन में आप जैसे लोग खड़े होते हैं, आपको नहीं पता कि आपके साथ जो हो रहा है, आपके बच्चे के भविष्य के साथ क्या होगा, आपको आइडिया नहीं है। अभी आप और हम एक इस हद तक गुलामी के स्तर पर पहुंच चुके हैं कि हमारी मानसिकता जो है उस गुलामी से नहीं निकल पा रही है और हम वैचारिक रूप से उस विचार के गुलाम हो चुके हैं। हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से हम उस विचार के गुलामी से दासत्व से हम बाहर नहीं आ पा रहे मानसिक रूप से। यह हम सब की समस्या है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस समस्या से निजात पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, वह है कि आप पढ़िए और अपने लोगों को जागरूक करिए। जब आप इस चीज़ पे आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है जाति उत्थान की तरफ जाएगी। बच्चे हमारे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंडिविजुअल लोगों का बच्चा आगे पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप उनसे पूछ लीजिए कि आप अपने बच्चों को कितनी जानकारी दी है अपनी जाति के बारे में। आपके बच्चे जो स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, उसके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है क्या? आपके पास उस तरीके की कोई जानकारी है? आपको लगेगा ही नहीं कि वो जातिगत भेदभाव हो रहा है, लेकिन हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि अपनी जाति में किसी भी लोगों के पास इस तरीके की सोचने की जो है क्षमता है आज की तारीख में कि उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। चाहे स्कूल में हो, प्राइवेट नौकरी में तक में भी जो है भेदभाव होता है। आपको नहीं आइडिया है, आपको नहीं समझ आएगा। जब तक आप नहीं जाएंगे आपको नहीं समझ आएगा। जातिगत भेदभाव सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, निचले तबके के हर व्यक्ति के साथ हो रही है, जिसके उपनाम कुछ पर्टिकुलर तरीके से इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं। अगर आप पर्टिकुलर उपनाम वाले लोग हैं जो सो कॉल्ड विद्वान में से गिने जाते हैं, अगर उस तरीके का टाइटल आपके पास नहीं है तो स्वाभाविक तौर पे आपके साथ भेदभाव आज हो कल होगा। और आपके पास इस तरीके की कोई जानकारी इकट्ठा करने का न तो कोई टूल है, न ही आप लोगों के अपने बच्चों के बीच में बैठना चाहते हैं। और आप अपने बच्चों के भी बीच में नहीं बैठ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को बता भी नहीं रहे हैं कि भेदभाव के तरीके क्या हो रहे हैं, भेदभाव कैसे हो रहा है तुम्हारे साथ। तुमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे? जब आपके पास ये जानकारी नहीं है तो आप अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे इस तरीके की जानकारी कि उसके साथ किस तरीके का भेदभाव हो रहा है। मान लीजिए आज जो बच्चा 10वीं में है, कल 12वीं में होगा, फिर कॉलेज जाएगा, वहाँ पे जो भेदभाव हो रहा है किस तरीके का आपको पता ही नहीं। आपके बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे? इवन जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन की पढ़ाई वहाँ जो है लाख रुपए से कम की है ही नहीं साल भर की फीस।
आप अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे साल भर में लाख रुपए की फीस दे के? नॉर्मल ग्रेजुएशन, बीए इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री वगैरह प्राइवेट कॉलेजों में। एक पॉलिसी मेकिंग की संस्था है, वहाँ पे 1 साल का कोर्स का जो कीमत है वो 8 लाख रुपए है फीस। आप अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे? आप समझिए कि वहाँ कौन पढ़ेंगे लोग। लेकिन गलती से अगर किसी पिछड़े लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों को उस पॉलिसी मेकिंग संस्थान में पढ़ा सके 8 लाख रुपए साल दे के, तो आप समझिए कि उसकी जाति के बारे में अगर पूरे सर्किल में पता चल गया, 100 में से अकेला बंदा है वो, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होगा आपको नहीं समझ आएगा। इस तरीके का व्यवहार समझने के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और आपके बच्चे इस तरीके से मेंटली इक्विप्ड नहीं है कि इन बातों को गौर करके इन चीज़ों को समझें कि ये हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। चाहे वो अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। एक सामाजिक संगठन है राजस्थान की ही, नहीं पंजाब की, उस बंदे ने डायरेक्टली वीडियो बना के बोल दिया कि पंजाब का धानुक अलग है और बिहार का धानुक और यूपी का धानुक अलग है। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में हिस्टोरिकल फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसकी नज़र में आपके नैन नक्श, आपके कलर ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको अलग करने के लिए। आप समझिए कि वो अपने आप को गोरा समझता है। बिहार और यूपी वाले धानुक जो है काले हैं, इसलिए वो हमारी कैटेगरी में नहीं आते। उनका नाक थोड़ा तिरछा है, हमारा नाक इस तरीके से है, इसीलिए हम उसकी कैटेगरी में नहीं आते। तो ये जो निहायत ही घटियापन है हमारी सोच का, इसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। और यह बताती है कि हम कितने ही निहायत जो है ज़हनी तौर पे कितने जो है नाकाबिल हैं इस बात को समझने के लिए कि यह एक तरीके से जो है भेदभाव है एक दूसरे व्यक्ति के प्रति। आप ना माने कैटेगरी एक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने बिहार के भी धानुक लोग कहते हैं कि यूपी के धानुक अलग है, हरियाणा के धानुक अलग है। क्यों? क्योंकि उनका पेशा अलग है। उनको समझ ही नहीं आता है कि पेशा अलग क्यों है। हरियाणा राजस्थान में धानुकों का पेशा क्यों अलग है, यूपी के पश्चिम यूपी में धानुकों का पेशा अलग है, ईस्ट यूपी में धानुकों का पेशा अलग क्यों है। यह आपको समझ नहीं है क्योंकि आपने हिस्टोरिकल कोई भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ा नहीं है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं किया, आपको पता ही नहीं है। अगर आप उस हिसाब से कंपेयर करते हैं तो आप गया और पटना डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो गजेटियर अंग्रेज़ों ने लिखा है उसकी भी कहानी पढ़ लीजिए। फिर तो पूरे पटना के बारे में, पटना के आसपास में जो धानुक है उसके बारे में भी चीज़ें लिखी हुई है। फिर तो वो भी निहायत ही ख़राब है। फिर तो दूसरे लोग भी आपके साथ उठना बैठना नहीं चाहेंगे। अब भागलपुर में जो एक पर्टिकुलर जो है धानुक की उपजाति है उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है जो मैं एक बार तो बोल गया था, चूँकि वो तथ्यात्मक रूप से मैंने वो पोस्ट शेयर भी किया था फ़ोटो किताब की, लेकिन अब बोलना नहीं चाहता। अब मैं व्यक्तिगत तौर पे लोगों को बताता हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं। फिर तो दूसरे लोग भी आपके साथ नहीं बैठेंगे। अब दरभंगा मधुबनी लोगों के साथ भी यही समस्या है कि उनको लगता है कि हम गोरे हैं, हमारा नैन नक्श बढ़िया है भागलपुर, लखीसराय और पटना और पूर्णिया के लोगों से, तो हम जो है बड़े वाले हो गए। क्योंकि आपको बेसिकली क्या है कि वाकई में जानकारी नहीं है। अगर आप जानकारी इकट्ठा करेंगे ना, अंग्रेज़ों की किताबें पढ़िए, उसमें बजाबते उन्होंने आपका नाक कितना इंच हो सकता है, कान कितना इंच हो सकता है, होंठ की जो है दूरी कितनी हो सकती है, होंठ की लंबाई कितनी हो सकती है, आँखों की पुतलियाँ कैसी है, ये कपाल की ऊंचाई कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी है, इसका सेंटीमीटर में लिखा हुआ है स्केच बना के कई सारी किताबों में। आज तो ऐसा डॉक्यूमेंट ही तैयार नहीं होता क्योंकि पढ़ने का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया। आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हिस्ट्री जो है दूसरों को परोसा जा रहा है, बच्चों को परोसा जा रहा है, बच्चे उसी को हिस्ट्री समझ रहे हैं। फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है उसको हिस्ट्री समझा जा रहा है। फिल्में कभी हिस्ट्री का हिस्सा नहीं हो सकती है। फिल्में
हमेशा यह दिखाया, उसमें लिखा भी रहता है कि यह जो है मनोरंजन के ख्याल से परोसी गई, काट छाँट करके हिस्टोरिकली कुछ फैक्ट्स हैं उसको जो है मिला-जुला के बना के मनोरंजन तौर पे जो है लोगों के बीच में परोसने की एक कोशिश भर है। हिस्ट्री नहीं है वो, आप समझिए इस चीज़ को। हिस्ट्री वो होती है जहाँ पे एक चेन ऑफ इवेंट्स को प्रूफ किया जाता है मैथमेटिकल फार्मूले के टाइप में, रूप में, कि आप यहाँ से ये चीज़ लेके चले, मान के चले कि x इक्वल टू 9, तो अब आखिर में जाके वो प्रूफ करना है कि x इक्वल टू 9 ही क्यों है, तभी हेंस प्रूव्ड होता है। तो वही हिस्ट्री में भी होता है कि जब आप एक चीज़ चेन ऑफ एक इवेंट्स को उठाते हैं और उसके चेन ऑफ इवेंट्स को अलग अलग किताबों के माध्यम से, अलग अलग डॉक्यूमेंट के माध्यम से, अलग अलग जर्नल के माध्यम से वहाँ से चीज़ें उठाते हैं और फिर आप बताते हैं कि ये वाला जो इवेंट है ऐसा क्यों हुआ था, मेरी नज़र में ये है, तब उसको हिस्ट्री माना जाता है। ऐसे नहीं हिस्ट्री हो जाती है। तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं, आपकी जानकारी नहीं बढ़ेगी और आप समाज को सिर्फ बरगलाते रहेंगे, और हम बरगला भी रहे हैं, और इसमें कोई किंतु नहीं परंतु नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे लोग हमारे ही लोगों को बरगला रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो संवैधानिक तौर पे कार्य होना चाहिए, संगठन क्या हो रहा है कि लोग संगठन अपना एक नाम बनाते हैं, 10 लोग खड़े हो जाते हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमने नया संगठन बना लिया। भाई नया संगठन बना लिया तो आप पेपर डालिए कि हाँ ये रजिस्ट्रेशन है, इतने तारीख का रजिस्ट्रेशन है, आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या है, नहीं है, आप डालिए, एक उसका जो है ऑफिशियल पेज बनाएं और आप उसमें डालिए। पेज नहीं बनाते लोग, संगठन का नाम एज ए प्रोफाइल बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर जो है व्यक्तिगत अकाउंट पे जो है सदस्यता शुल्क के नाम पे पैसे डलवाए जाते हैं। यह भी एक समस्या है, क्यों डलवाते हैं आप व्यक्तिगत अकाउंट में भाई? आपने कभी समझा कि कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गलती से इस बारे में किसी तरीके की जानकारी हो गई तो आप व्यक्तिगत तौर पे भी फंस सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो ख़याल है बहुत सही तरीके से रखा जाना चाहिए। आपको नहीं पता, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप पैन कार्ड, आधार कार्ड सब एक दूसरे के साथ लिंक है। सरकार के पास से आपकी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। सरकार आपको हर तरीके से जान रही है, इसीलिए इस तरीके की गलती ना करें। जो हमारे कमज़ोर और कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बेहतर है कि आप अपने व्यक्तिगत अकाउंट में इस तरीके का पैसा ना लें, चाहे 100 रुपया हो या 50 रुपया हो या 10 रुपया हो, ना लें, क्योंकि इससे जो है कई तरीके की दिक्कतें आगे फ्यूचर में आपको सामना करना पड़ सकता है। उससे बेहतर है कि अभी इस पे जो है आप अपना रोक लगाएं और सही रहेगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों में अविश्वास की स्थिति भी पैदा होती है ना। अगर आप अपने व्यक्तिगत अकाउंट में पैसा मंगा रहे हैं, चाहे 100 रुपये या 10 रुपये, सामने वाले को थोड़ी ना पता कि आपने सिर्फ 10 लोगों से ही पैसा लिया। उनको तो लगता है आप लाखों लोगों से पैसा ले रहे हैं। अगर लाखों लोगों से पैसा ले रहे हैं, 10 रुपये भी लिया तो 10 लाख हो गया। अब कोई 10 लाख का काम नहीं दिख रहा तो लोग आपको कहेंगे कि आप गबन कर रहे हैं पैसा। आप कितनों को जवाब देते पड़ेंगे, कितने के सवाल जो है लेते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बेहतर है कि व्यक्तिगत तौर पे इस तरीके का काम ना करें तो ज़्यादा सही रहता है, विश्वास बना रहता है लोगों का। और अगर करना भी है तो आप ऐसे काम करें जिसमें किसी का भी व्यक्तिगत स्वार्थ ना दिखे। व्यक्तिगत स्वार्थ इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कि शिक्षा के बारे में हम किसी तरीके का काम कर रहे हैं तो आप उस तरीके का कोई ऐसा ग्रुप बनाइए जो शिक्षा के ऊपर काम करे, वास्तविक शिक्षा के ऊपर काम करे, या ना कि 10वीं 12वीं में परीक्षा में जो है लोग बच्चे पास होके आए तो उसको हम सम्मानित कर रहे हैं। तो बड़ी हमारी सोसाइटी में भी वो कार्यक्रम हुआ था, मैंने वो वीडियो लगाया था, मुझे भी बुलाया गया था, तो मैं भी गया था, मुझे भी बोलने के लिए कहा गया था, तो अभी मैं बोला भी वहाँ पे। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
लेकिन एक्चुअल में वो बच्चों के साथ क्या दिक्कतें हैं, मानसिक तौर पे कहाँ लैग कर रहे हैं, फिजिकल तौर पे कहाँ लैग कर रहे हैं, इस तरीके की कोई बातचीत नहीं होती। मुझे लगता है कि इतने सारे वक्ता थे, उसमें से मैंने ही ये सिर्फ इस बात को जो है उठाया कि फिजिकल एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, फोकस करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ये मैं अकेला बंदा था वहाँ पे जो इस तरीके की बातें कर रहा था, और भी काफ़ी बुजुर्ग थे वहाँ पे, लेकिन किसी ने या नहीं, सबने यही कहा कि हमें आप पे गर्व है, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। इस तरीके की बातें होती, तो स्वाभाविक तौर पे इस तरीके की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन बच्चों को समस्या कहाँ है, क्या है, उस तरीके की बातों को सोचना ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।